जोश में मैंने गलती कर दी। तो हो सकता है कि आपको पेपर मिल जाए फिर जोश जोश में गलती नहीं हो, इसलिए भी आपको तैयार कर रहे हैं, तो इसके बाद वो भी देना है आपको, ठीक है। संज्ञा प्रकरण के प्रसंग में जो विभिन्न प्रश्न थे, उन प्रश्नों को लेकर के हमने 60 प्रश्नों का एक टेस्ट आयोजित करवाया और उस टेस्ट का समाधान हम कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न वहां पर है, पंचपाठ्याः रचयिता वर्तते। पंचपाठी के रचयिता कौन है? बताइए। पंचपाठी में कितने पाठ हैं? 5। कौन कौन से? धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन। और पंचपाठी के रचयिता कौन है? पाणिनि है। पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला, पंचपाठी के रचयिता पाणिनि को माना गया है। 5 पाठों का समुदाय, अष्टाध्यायी तो केवल सूत्र पाठ के रूप में है। कुल मिलाकर के 5 पाठों के रचयिता पाणिनि को स्वीकार किया जाता है। पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा प्रश्न है, माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? चतुर्दश का मतलब तो होता है 14 है, चतुश्चत्वारिंशत् का मतलब 44, त्रयोदश का मतलब 13 है और पंच का मतलब 5। संख्याओं से तो आप परिचित हो गए होंगे। रीट के पाठ्यक्रम में संख्या पहले दिलवा दी ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। हाँ, माहेश्वर सूत्र कितने? केवल 14 है। ध्यान रखना, माहेश्वर सूत्र तो 14 है। चतुश्चत्वारिंशत् तो क्या है? प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। माहेश्वर सूत्रों की संख्या और उसका विभाजन भी आपने देखा। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम। बजाने के दृष्टिकोण से 9 और 5 के रूप में उसका विभाजन किया जाता है। मतलब यह हुआ कि 9 और 5, एक बार 9 बार बजाया, फिर थोड़ा बीच में रुके और फिर 5 बार बजाया, तो उस कारण से नव पंचवारम कहा जाता है, 9 बार और 5 बार। लेकिन इनमें से 4 स्टार्टिंग के स्वरों से संबंधित और अंतिम 10 व्यंजनों से संबंधित सूत्र हैं। बाकी हम विस्तार से इनको देख ही चुके हैं, प्रकरण वाइज पूरा का पूरा। तीसरा प्रश्न है, लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। लोप संज्ञा से जुड़ा हुआ सूत्र कौन सा है? बताइए। लोप संज्ञा का पूछ रहा है। लोप संज्ञा, आपको मैंने बताया लोप विधायक अलग है, लोप संज्ञा सूत्र अलग है। ये जो वैसे तो हमने यहां पर दिया नहीं, यदि तस्य लोपा दे देते तो काफी लोग कंफ्यूज होते। लोप करने वाला तो कौन सा है? तस्य लोप है। इस संज्ञक वर्ण का लोप करने वाला सूत्र तो है तस्य लोप है। लेकिन लोप कहते किसको है? लोप की परिभाषा किसने दी? अदर्शनम लोप है। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। जो प्रेजेंट तो था लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा, जो पहले था लेकिन अब दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा, उसी को हम क्या कहते हैं? अदर्शन कहेंगे। उसी को आप क्या कहेंगे? लोप कहेंगे। तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन जो पहला है, इसको जवाब के रूप में आपको स्वीकार करना है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न देखिए, अच प्रत्याहारे नास्ति। अच प्रत्याहार में इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए। अच प्रत्याहार में कौन नहीं है? ए, ई, उ, क। बताओ। ए है, अच के अंदर स्वर है, ई भी अच में है, उ भी अच में है। क, यद्यपि आई उण रिल रिक क बीच में आ रहा था, लेकिन मैंने बताया था प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। प्रत्याहारे स्विताम न ग्रहणम। प्रत्याहारों के अंदर इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। और इसके पीछे मैंने 2 लॉजिक बताए थे। एक तो यह बताया था आदिरंतेन सहेता में इता के साथ जो तृतीय विभक्ति हुई सह के योग में हुई है, और सह युक्ते अप्रधाने अप्रधान कारक में हुआ करती है। तो प्रधान और अप्रधान एक साथ रहे तो केवल प्रधानों का ग्रहण होता है, इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होगा। और एक दूसरा लॉजिक बताया था अनुनासिकः। यदि प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण होता तो अनुनासिक के अंदर आपको यण संधि का कार्य दिखाई दे रहा होता, लेकिन अनुनासिक के अंदर यण संधि नहीं हुई। यही इस तथ्य का प्रमाण है कि प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। चौथा प्रश्न यह था। इसके बाद आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, स्पर्श वर्णाः सन्ति। स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। कौन से? कैसे लेकर के मैं तक। कु, चू, टू, तू, पु, जो जिनको उदित वर्ण भी कहा, यय प्रत्याहार का प्रयोग भी किया। ऑप्शन पहला इसमें 5वें प्रश्न के अंदर पहला जवाब के रूप में रहेगा। छठा प्रश्न,
सवर्ण संज्ञायाम आवश्यकम, सवर्ण संज्ञा में इनमें से कौन आवश्यक है? उच्चारण स्थान आवश्यक है क्या? यत्न आवश्यक है क्या? आभ्यंतर यत्न आवश्यक है क्या? उच्चारण स्थान भी जरूरी है, आभ्यंतर यत्न भी जरूरी है, और उच्चारण स्थान प्रयत्न, उच्चारण स्थान जरूरी है। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? आभ्यंतर यत्न। अब देखो, परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ऐसा लग रहा था कि चारों ही जवाब हो सकते हैं, लेकिन यत्न कहने से तो बाह्य यत्न भी आ जाते, इस वजह से ये तो नहीं होगा। अब जवाब आपका ये भी गलत नहीं है, जवाब आपका ये भी गलत नहीं था, लेकिन जब भी कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चारों विकल्पों में से जो श्रेष्ठ विकल्प है वो आपको जवाब देना चाहिए। यद्यपि उच्चारण स्थान भी जरूरी है, आभ्यंतर यत्न भी जरूरी है, लेकिन चौथा ऑप्शन देखो, इसमें उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों की बात, क्योंकि सूत्र क्या था? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य का मतलब उच्चारण स्थान और प्रयत्न आभ्यंतर यत्न। इसलिए यहां पर सबसे बेहतर जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर चौथा, डी ऑप्शन यहां पर जवाब के रूप में रहेगा। काफी लोगों से गलती हुई होगी, यहां पर उच्चारण स्थान को कर दिया होगा, आभ्यंतर यत्न को कर दिया होगा, लेकिन यद्यपि वो एग्जाम के दृष्टिकोण से गलत हो गए, टेक्निकली ठीक थे कि उच्चारण स्थान भी जरूरी है, आभ्यंतर यत्न भी ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में जो हमारे पास दोनों एक जगह मिक्स हो गए, ऑप्शन जो चौथा है उसको आप जवाब के रूप में स्वीकार करेंगे छठे प्रश्न के अंदर। इसी प्रकार से सातवां प्रश्न है, ऊष्म वर्णेषु नास्ति। ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4। श, श, श है, यहां पे श, 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 र दे दिया। ये र, य, व, र, ल अंतस्थों के अंदर है, तो कहीं जल्दबाजी में स सर हाल में ही तो आता है, तो र वहां पर र संज्ञा वाला है, वो ग्रहण नहीं होगा। इसलिए यहां पर सातवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन जो डी है उसको जवाब के रूप में स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार से आठवां प्रश्न है, पाणिनेः समयः वर्तते। पाणिनि का समय कौन सा माना जाता है? 500 ईसा पूर्वी, 350 ईसा पूर्वी, 500 ईस्वी या 5 ईसा पूर्वी। जैसे कि आपको मैंने बताया, पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्वी के आसपास माना जाता है, लगभग, कोई श्योर नहीं है, उनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ था, इस वजह से। तो आठवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला, लेकिन 150 साल के डिफरेंस में 350 ईसा पूर्वी के आसपास कात्यायन, और वही 150 साल का डिफरेंस लगभग 200 ईसा पूर्वी के आसपास पतंजलि। त्रिमुनि का जो समय है वो भी आप थोड़ा ध्यान रखें। आठवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला जवाब के रूप में रहेगा। नवा प्रश्न है, वार्तिकानि संति। वार्तिक कितने हैं? 9372, 84, 836 या 932। तो वार्तिकों की यद्यपि 1500 सूत्रों के ऊपर 4 से 5000 वार्तिकें लिखी गई, लेकिन वर्तमान में सिद्धांत कौमुदी में वार्तिकें कितनी काम आ रही हैं? 836 वार्तिकें काम आ रही हैं। नवे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी जवाब के रूप में यहां पर रहेगा। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न है, बताइए, अहन्निकेषु विभक्तम वर्तते। अहन्निकों में विभक्त है। अहन्निक का मतलब होता है अहन्ना निवृत्तम अहन्निकम। एक दिन के कार्य को एक अहन्निक कहा जाता है। बताओ इनमें से महाभाष्य, अष्टाध्यायी, वार्तिक या कातंत्र? बताइए। विभाजन अहन्निकों के अंदर महाभाष्य का है, पतंजलि के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी तो अध्यायों में है। वार्तिकों का कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि वार्तिक नाम से कोई स्वतंत्र ग्रंथ हमें नहीं मिलता। वार्तिकों का ज्ञान हमें कहां से होता है? पतंजलि के महाभाष्य से। इसलिए 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। 11वां प्रश्न, अष्टाध्याय्याम इत्संज्ञा विधायकानि सूत्राणि सन्ति। अष्टाध्यायी के अंदर इत्संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? ध्यान रखना, इत्संज्ञा विधायक सूत्र, इत्संज्ञा करने वाले तो 6 सूत्र। इनमें से एक जो सूत्र था हलंत्यम, उसका एक अलग से अपवाद भी है, लेकिन वो इत्संज्ञा करने वाला नहीं है, इत्संज्ञा का निषेध करता है। और एक इनके अलावा वार्तिक। लेकिन प्रश्न पूछा है अष्टाध्यायी में इत्संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या को लेकर के, तो सूत्रों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 6। कौन कौन से हैं? उपदेश, अजनुनासिक इत, हलंत्यम, आदिर युटुडवः, स प्रत्यस्य, चूटू और लशक पतद्धिते। ये 6 के 6 क्रम से भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनकी नंबरिंग भी सीरियल है, सीरियल वाइज है। 1 3 2, 1 3 3, फिर उसका अपवाद आ गया न विभक्त तुष्मा 1 3 4, फिर 1 3 5, 1 3 6, 1 3 7, 1 3 8। इस प्रकार से यह है। 11वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है उसको जवाब के रूप में रखेंगे।
माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य संज्ञा भवति। माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? एसाम अंत्या इतः, इन सभी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? इत संज्ञा। क्या थे सारे के सारे? इत संज्ञक। इसीलिए हमने क्या कहा, 14 माहेश सूत्रों में 14 वर्ण व्यंजन वर्ण इत संज्ञक हो गए, और उसके अलावा एक स्वर भी है। लर्ण सूत्र में लय के अंदर जो अ है वो इत संज्ञक होगा। ये 12वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी जवाब के रूप में रहेगा। 13वां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु अस्य वर्णस्य द्विवारम उपदेशः कृतः। माहेश्वर सूत्रों में इस वर्ण का 2 बार, अब देखो, अस्य वर्णस्य द्विवारम उपदेशः, वर्ण ओरिजिनल वर्ण के रूप में कौन से वर्ण का? देखो आपको बताया था, देखो ओरिजिनल वर्ण हयवरट के अंदर है आया और हल सूत्र के अंदर है आया। ओरिजिनल वर्ण तो कौन सा आया? है। और इत्संज्ञक वर्ण के रूप में अयुण के अंदर नय आया और लण सूत्र में नय आया। ये नय की आवृत्ति हुई है। और प्रत्याहार के रूप में आपने देखा अण 2 बार है। तो आवृत्ति को लेकर के ये 3 प्रश्न बन सकते हैं। मौलिक वर्ण तो है, इत्संज्ञक वर्ण नय और प्रत्याहार के रूप में अण, इनकी आवृत्ति हुई है। यहां पर वर्ण को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। 13वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी जवाब के रूप में रहेगा। चलिए 14वें प्रश्न की ओर। एसु अशुद्धम सूत्रम वर्तते, बताइए इनमें से अशुद्ध सूत्र कौन सा है? पढ़ लीजिएगा एक बार। हयवरट शशशर यमणगणम हल, यही कंफ्यूज कर गया। ठीक है, जो अणे खाली बोलने वाला होगा ना उसके लिए तो सारे सही हैं, ये एक जैसे ही है ना। यही गलत हुआ है। ये मैं, ये ग पहले आएगा, ये मैं न मैं, ये होना चाहिए ना। इसलिए 14वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन जो सी है इसको जवाब के रूप में स्वीकार करना है। 14वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी सही है। अशुद्ध पूछ रहा है, हाँ, इसलिए बाकी तीनों शुद्ध हैं। 15वां प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षानुसारेण वर्णाः सन्ति, वर्णों की संख्या कितनी? 63 या 64? 63 चतुष्षष्टिर्वर्णाः शंभु मते मता, 63 चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभु मते मता, प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। और उनमें से भी स्वराः विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति, यादयश्च स्मृता ही अष्टौ चत्वारश्च यमः स्मृताः। ये जो आपको पंक्ति भी लिखाई है मैंने, ये ध्यान रखें। पाणिनि शिक्षा में कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या 63 या 64 स्वीकार की गई है। ली को लेकर के ये शंका रही थी, एक जो वहां पर डिफरेंस रहा इस आधार पर। 16वां प्रश्न है, इत संज्ञायाः प्रयोजनम नास्ति, इत संज्ञा के प्रयोजन नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि व्याकरण, इंद्र की व्याकरण में 1 लाख नियम थे और वो पाणिनि की व्याकरण में आकर के केवल 4000 सूत्रों में, उसके पीछे 3 लॉजिक थे। एक तो आया था उत्सर्ग और अपवाद, दूसरा आया था प्रत्याहार और तीसरा क्या था? इत संज्ञा। 3 कारण थे। अब उस इत संज्ञा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुदाय निर्माण। क्या इत संज्ञकों के माध्यम से ग्रुप मेकिंग हो सकती है क्या? जिनमें कै की संज्ञा हो जाए वो सारे कित, जिनमें पै की संज्ञा हो जाए वो सारे पित, ग्रुप बन गए। प्रत्ययों में से कै की संज्ञा वाले सारे कित, एकता एकतवा तो एकतवा एक 3 सारे कित माने जाएंगे। जिसमें ण की संज्ञा हो गई, जैसे णुबुल प्रत्यय ण्यत प्रत्यय, वो सारे के सारे णित माने जाएंगे, समुदाय बन सकते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। कार्यों का वर्गीकरण अलग अलग किया जा सकता है। कार्यों का एकत्रीकरण, कार्यों को इकट्ठा करके चिन्ह बनाने का कार्य भी हो सकता है। केवल लोप करना, केवल लोप करना उद्देश्य नहीं है। यदि केवल लोप ही करना होता तो लेके क्यों आए? अरे वो भेड़ का उदाहरण दिया था ना मैंने, भेड़ में जितने भी चिन्ह लगाए उनका काम केवल दिखावे का होता तो कोई मतलब ही नहीं था। इस संज्ञक वर्णों का उद्देश्य केवल लोप करना नहीं है, बल्कि ये सारे तो हैं, समुदाय बनाना, वर्गीकरण करना, कार्य संकलन करना। लोप करना उद्देश्य नहीं है। यद्यपि संज्ञक वर्ण का लोप होगा, लेकिन केवल लोप नहीं, उनके माध्यम से हमें काम बताना है। इसलिए यहां पर 16वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर जो 4 है इसको जवाब के रूप में स्वीकार करना होगा। ये थोड़ा सा गलत हुआ होगा आपका। किस किस का गलत हुआ? हाँ,
मुझे पता है जहां जहां गलती कर सकते हो आप। 17वां प्रश्न है, ककारात पूर्व है अर्ध विसर्ग है, कैसे पहले वाला जो अर्ध विसर्ग है उसको क्या कहेंगे? जिह्वा मूली है। कै या खे से पहले वाला जिह्वा मूली है, और पै या फै से पहले वाला जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? उपदमानी है। ये दो अर्ध विसर्ग के प्रसंग हैं, ठीक है। कैसे पहले वाला अर्ध विसर्ग क्या कहलाएगा? जिह्वा मूली है। यम की परिभाषा आपको याद ही है, 1 2 3 4 का डबल रूप, उसके आगे पंचम वर्ण, डबल रूप में से सेकंड वाला रूप है वो यम कहलाएगा, और विसर्ग आप सभी जानते ही हैं। 18वां प्रश्न, के अणः इति सूत्रे अण प्रत्याहारे वर्ण है नास्ति। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अस्ति नास्ति का प्रसंग नहीं है। मैंने आपको बताया था अण प्रत्याहार दो प्रकार से बनता है, ठीक है। सभी प्रत्याहारों में अनुदित सवर्णस्य में तो अण प्रत्याहार बाद वाले न तक बनेगा, मतलब उसमें तो सारे स्वर हय वर ल 14 आए थे। बाकी सभी सूत्रों के प्रसंग में अण प्रत्याहार पहले वाले न तक, तो पहले वाले न तक होगा तो ए ई उ न, 3 आए ना, ए ई उ, ए भी होगा, ई भी होगा, उ भी होगा, लेकिन अयुण तक बनेगा, री का ग्रहण उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन यदि ये अण अणुदित सवर्णस्य वाला अण होता तो री का भी ग्रहण हो जाता, लेकिन हमने सूत्र क्या दिया? के अण है, उससे भिन्न दिया, इस वजह से यहां पर ऑप्शन डी जवाब के रूप में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे 19वां प्रश्न है, न विभक्तौ तुष्माः सूत्रम अस्य सूत्रस्य अपवादः। न विभक्तौ तुष्मा किसका अपवाद है? किसका? हलन्त्यम का। मैंने बताया आपको 1 3 2 1 3 3, इसका नंबर क्या था? 1 3 3, पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा, और ये क्या है? 1 3 4, उसका अपवाद था वहीं पर। न विभक्तो तुष्मा केवल हलन्त्यम के प्रसंग लगेगा, बाकी प्रसंगों के अंदर नहीं लगेगा, ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए, माहेश्वर सूत्राणाम आधारे प्रत्याहारा संति। प्रत्याहार कितने हैं? 44 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हैं। इसके अलावा 4 प्रत्याहार और बनाए हमने, सुप और सुट, तिंग और तंग, 4 वो बनाए। 4 आगे चल करके सुप और तिंग प्रत्ययों के आधार पर बने। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर केवल कितने बने? 44। इसकी पूरी कहानी आपको बताई। 41 ओरिजिनली, रे प्रत्याहार अलग से मान करके 42, वार्तिकों के अंदर अलग से चय प्रत्याहार, और उणादि सूत्रों में अलग से यम प्रत्याहार, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए थे? 44। पूरी कहानी हम देख चुके हैं इसकी, और कैसे कैसे किस रूप में। वार्तिकेषु एव प्रयुक्त प्रत्याहार वर्तते। वार्तिकों के अंदर प्रयुक्त प्रत्याहार, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि अष्टाध्यायी में पाणिनि ने पहला कौन सा प्रत्याहार प्रयोग किया, फर्स्ट पहला प्रत्याहार कौन सा प्रयोग में लाया? लॉजिक लगाओ, आपसे मैं नया प्रश्न पूछ रहा हूं, पाणिनि ने कौन सा पहला प्रत्याहार प्रयोग में लेकर के आए? सबसे पहले कौन सा? पहले, वेरी गुड। पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेश। पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश का टुकड़ा करें तो आत और ऐच, ये है ना, तो सबसे पहला प्रत्याहार कौन सा आया? ऐच। ऐच का सबसे पहले प्रयोग किया। यद्यपि बन तो अलग अलग, आपने अण बनाया, अक बनाया, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहली सवारी कौन सी छड़ी? ऐच वाली, आई से लेकर के च वाली, ठीक है। मतलब ये, यद्यपि आपको होगी स्टार्ट तो ऐसे ही करते हैं, बस तो वहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन जो उन्होंने प्रयोग किया ना, तो पहला प्रयोग कौन सा आया उनके पास? वृद्धि। पहला सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश। उसमें प्रत्याहार कौन सा आया? ऐच। जबकि सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी में पहला सूत्र कौन सा आया है? हलन्त्यम। तो वहां पर पहला प्रत्याहार कौन सा बना? हल प्रत्याहार बना। वहां पर पहला प्रत्याहार कौन सा बना? हल प्रत्याहार। मतलब क्या हुआ? अष्टाध्यायी के अंदर पहला प्रत्याहार ऐच, और कौमुदी ग्रंथों में पहला प्रत्याहार हल। ये सूत्र के आधार पर ही बन गए। जैसे कि आपको मैंने बताया, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादेश, और सिद्धांत कौमुदी इत्यादि कौमुदी ग्रंथों का पहला सूत्र कौन सा है? हलन्त्यम। वहां पे कौन सा आ जाएगा? हल प्रत्याहार पहले आ जाएगा। वार्तिकों में ही प्रयुक्त प्रत्याहार, मतलब एक ऐसा प्रत्याहार है, वार्तिकों में और प्रत्याहार तो थे ही थे, लेकिन एव वार्तिकेषु एव, केवल वार्तिकों में ही प्रयुक्त प्रत्याहार कौन सा है? बताओ। चय। चय प्रत्याहार केवल वार्तिकों में है, सूत्रों में और उणादि सूत्रों के अंदर नहीं है, ठीक है। 21वें में ऑप्शन पहला। 22वां प्रश्न देखिए,
रै प्रत्याहारे वर्णा संति, रै प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? कौन कौन से? ध्यान है आपको, रै में कौन कौन से है? अयवरट से रै से स्टार्ट करेंगे, रै और लय, इन दो का ग्रहण हुआ है। और माहेश सूत्रों में छठे सूत्र लण सूत्र में एक की संज्ञा करने का प्रयोजन भी क्या था? रै प्रत्याहार बनाना ही था। इसलिए 22वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला जवाब के रूप में रहेगा। 23वां प्रश्न देखो, झलाम जस झसी इति सूत्रे प्रत्याहारा संति, इस सूत्र में कितने प्रत्याहार हैं? झलाम जस झसी, बताओ कितने? 3 है ना। झल जस झस, प्रत्याहार कितने हो गए? 3। झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। इस प्रकार से षष्ठी प्रथमा सप्तमी, षष्ठी के स्थान पर प्रथमा वाला कार्य यदि सप्तमी वाला आगे रहे तो झलो के स्थान पर जस आदेश, यदि आगे क्या रहे तो झस रहे तो। ठीक है, 23वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसको जवाब के रूप में रखेंगे। 24वां प्रश्न, दंतोष्ठम उच्चारण स्थानम वर्तते, बताइए। एकारस्य एदे तो कंठ तालु है, ओ का ओदो तो कंठोष्ठ है, वकारस्य दंतोष्ठम तो उच्चारण स्थान किसका? व का। 24वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन जो सी है इसको जवाब के रूप में रखेंगे। ऐसे 25वां प्रश्न है, वर्णानाम द्वे उच्चारण स्थाने वर्तेते, इन वर्णों के 2 उच्चारण स्थान हैं। कितने वर्णों के? 10 वर्णों के। कौन कौन से? य मैं न न ए आई ओ औ और व, कुल मिलाकर के 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान है, अर्थात उनको बोलते समय 2 उच्चारण स्थानों की सहायता लेनी पड़ती है। बाकी बच गए 32 वर्ण और अयोगवा है, उनका एक एक उच्चारण स्थान ही हुआ करता है। 25वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी जवाब के रूप में रहेगा। 26वां प्रश्न है, पदम भवती, पद कौन सा होता है? सुबंतम, सुबंत भी पद होता है, तिगंत भी पद होता है। सुबंतम तिगंतम वा, या तो सुबंत या तिगंत पद होगा, न कोपी। देखो समझो इसको, आपने यदि वार्तिक सूत्र पढ़ा, सुब तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च, वहां तो च का प्रयोग है और मैंने किसका प्रयोग किया? वा। अब सुनो इसमें क्या फर्क है? पद बनाने के लिए क्या जरूरी है? या तो सुप लगाओ या फिर तिंग लगाओ। तो पद कौन होता है? या तो सुबंत होगा या फिर तिगंत होगा। ठीक है, इस दृष्टिकोण से मतलब या तो सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय। और पद कौन कौन से हो सकते हैं? तो सुबंत को भी पद कहेंगे, तिगंत को भी पद कहेंगे। इसलिए यहां पर ऑप्शन जो सी है, तीसरा ऑप्शन है, इसको उत्तर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पद किस किन को कहा जाता है? तो सुबंतम तिगंतम च कह सकते हैं। और पद होने के लिए क्या जरूरी है? या तो सुबंत या फिर तिगंत। इसलिए यहां पर वा का मतलब होता है या, उसका प्रयोग किया है। 26वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी। 27वां प्रश्न, यत्नाः सन्ति, यत्न कितने हैं? 2। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। ध्यान रखना, यत्न 2 और यत्न की जगह दे देता प्रयत्न, तो प्रयत्न में फिर ऑप्शन देखना 4 या 5। प्रयत्न का मतलब क्या हो जाएगा? आभ्यंतर यत्न। ठीक है, लेकिन मान लो वहां पर ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि उच्चारण प्रयत्न है कतिविधः, उच्चारण प्रयत्न है कतिविधः, आरपीएससी में पूछा हुआ है और वहां पर ऑप्शन दे रखा था 1 2 10 11, तो वहां पर उच्चारण प्रयत्न कह दिया ना, और वहां पर ऑप्शन 1 2 3 दे रहा है, तो समझ जाओ कि वो प्रयत्न का मतलब यत्न समझ रहा है। इस वजह से इस तरह के प्रश्नों में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन टेक्निकल दृष्टिकोण से प्रयत्न शब्द का प्रयोग आते ही आभ्यंतर यत्नों का ग्रहण होगा। हाँ, 28वां प्रश्न, चिन्हम न भवति, इनमें से कौन से स्वर का चिन्ह नहीं होता? उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। बाकी अनुदात्त के लिए अंडरलाइन, स्वरित के लिए स्वर के ऊपर खड़ी पंक्ति। सामान्य वैदिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। जैसे कि आपको ध्यान होगा, सामवेद की प्रक्रिया में 1 2 3 का प्रयोग करते हैं ना। उच्चैरुदात्त है 1, ठीक है, नीचैरनुदात्त है 3 और समाहार है स्वरिता है 2। 1 2 3 इस हिसाब से है वो। तो उदात्त स्वरित अनुदात्त 1 2 3 है ना। उदात्त के लिए 1 का चिन्ह, स्वरित के लिए 2 का चिन्ह और अनुदात्त के लिए 3 का चिन्ह सामवेद के अंदर।
और सब ये सारे चिन्ह कहां लगते हैं? ऊपर ही लगते हैं सामवेद की प्रक्रिया में। लेकिन ये सामान्य प्रश्न था। सामान्य तौर पर चिन्ह रहित स्वर क्या कहलाता है? उदात्त कहलाता है। ऑप्शन पहला। 29वां प्रश्न है, अधोलिखित अधोभाग निष्पन्न है, नीचई रनुदात्त है। ऑप्शन बी। 29वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी। और उच्चई उदात्त है, समाहार है स्वरित। ऐसे ही पकारस्य उच्चारण स्थानम उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। 30वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी। ऐसे ही 31वां प्रश्न, वर्गीयानाम प्रथम द्वितीयानाम बाह्य यत्न न भवति। बताइए, न भवति कौन से? पहले दूसरे। पहले दूसरे में 12 अघोर विश्वास ये होंगे ना। घोष होगा, वी होगा, स्वा होगा, मतलब संवार नहीं होगा। यही आपका जवाब होगा 31वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी। ऐसे प्रश्नों में विशेष तौर पर क्रॉस करते हुए किस प्रकार से आंसर देना है। ऐसे 32वां प्रश्न है, लौकिक प्रयोगे ह्रस्व है अकार है भवती। लोक से संसार का सम याद रखना, समृत हो जाएगा। ह्रस्व अकार तो क्या हो जाएगा? समृत। और व्याकरण की प्रक्रिया में विवृत। और मैंने बताया था ये समृत और विवृत का भेद, ये समृत और विवृत का भेद हाँ, लौकिक प्रयोगे ह्रस्व अकार है संवृतम। 32वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी जवाब के रूप में रहेगा। ऐसे 33वां प्रश्न देखिए, इत्संज्ञा विधायकानी वार्तिकानी वर्तन्ते। इत्संज्ञा विधायक वार्तिकों की संख्या, वार्तिक कितनी है? केवल एक है। 33वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी कौन सी है? इरा इत्संज्ञा वक्तव्या। ऑप्शन सी जवाब के रूप में यहां पर रहेगा। ऐसे 34वां प्रश्न देखिए, टाप प्रत्यय इत्संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। टाप के अंदर आपको पता है पैकित संज्ञा और टैकित संज्ञा। पैकित संज्ञा तो करेगा हलंत्यम और टैकित संज्ञा करेगा चूटू। लेकिन इनमें से हलंत्यम और चूटू में से केवल कौन दिया हुआ है? चूटू। इस वजह से 34वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन जो सी है इसको जवाब के रूप में स्वीकार करेंगे। ऑप्शन सी 34वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी जवाब के रूप में रहेगा। ठीक है ना? इत्संज्ञा विधायक सूत्र पूछ रहे हैं। 35वां प्रश्न, संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम। बताओ कौन सा है? हलो अनंतराह अनंतराह, हलो अंतराह, हलो अनंत अंतराह। बताओ कौन सा है? हाँ, देखिए मैंने आपको बताया था, एक तो अंतरा नहीं है, अनंतरा है। और अनंतरा के भी विसर्ग है, क्योंकि अनेक व्यंजनों की बात कर रहे हैं। हला है, अनंतराह संयोग है। 35वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से 36वां प्रश्न है, प्रत्याहारेषु अस्य प्रत्याहारस्य द्विवारम उपदेश कृतः। कौन से प्रत्याहार का 2 बार उपदेश? अण प्रत्याहार का 2 बार उपदेश किया गया है। 36वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। 37वां प्रश्न है, सवर्ण संज्ञानंतरम। सवर्ण संज्ञा के बाद
रिकारस्य भेदाः सन्ति, री के कितने भेद हैं? री और री के कितने कितने भेद? 30 भेद हो जाते हैं। जबकि सवर्ण संज्ञा से पहले री के कितने थे? 18। जब रील री वर्णयो मिथय सावर्ण्यम वाच्यम ये बात हम कह देते हैं तो दोनों के कितने कितने भेद? 30 भेद हो जाते हैं। ऐसे 38वां प्रश्न देखिए, एकारे अभाव है भवती, ए के अंदर अभाव होता है किसका? ह्रस्वस्य, दीर्घस्य, प्लुतस्य, उदात्तस्य। ए के अंदर कभी भी ह्रस्व नहीं होता, इसलिए 38वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर पहला जवाब के रूप में रहेगा। 39वां प्रश्न है, सुबंतस्य तिङन्तस्य च का संज्ञा भवति। सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होगी? सुबंत और तिगंत क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। 39वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। 40वां प्रश्न है, सुप प्रत्याह कति संति। सुप प्रत्यय कितने हैं? सु औजस से लेकर के सुप के पै तक। बताओ, 21 है ना? सु औजस अम औट सस ता ब्याम बिस गे ब्याम व्यस ngसी ब्याम व्यस ngस ओस आम गी ओस सुप। इस प्रकार से क्रमिक तौर पर 21 प्रत्यय वो है। 41वां प्रश्न है, अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी सभी कोई भी शब्द हो या कोई भी धातु हो उनमें सभी स्वरों में से अंतिम स्वर वो टी होगा, और अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन है तो पूरा समुदाय टी कहलाएगा। 41वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी। 42वां प्रश्न, व्याकरणस्य प्रथमा परंपरा वर्तते। व्याकरण की पहली परंपरा वारस्पति परंपरा। 42वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर पहला। और दूसरी परंपरा कौन सी है? माहेश्वरी परंपरा। 43वां प्रश्न है, तदुक्तिर नास्ति। तदुक्ति में कौन नहीं है? अष्टाध्यायी है, वार्तिक है, महाभाष्य है। ये तीनों तो त्रिमुनि की रचनाएं हैं। तदुक्ति के अंदर केवल त्रिमुनि की रचनाएं हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की जो रचना है उसी को तदुक्ति में रखेंगे। सिद्धांत कौमुदी तदुक्ति से बाहर की है, बाद में लिखी गई भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। इसलिए 43वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। ऐसे 44वां प्रश्न है, वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। वृद्धि संज्ञा से संबंधित सूत्र कौन सा है? बताओ। वृद्धि रेचि, वृद्धि रादेच, आटश्च। अभी प्रसंग आ जाएगा, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धि रादेच। ऑप्शन सी, वृद्धि संधि के दौरान आ जाएगा, वहां पर इसका प्रकरण आ जाएगा। 45वां प्रश्न, ऋकारस्य सवर्ण संज्ञा पूर्वम। सवर्ण संज्ञा से पहले री के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। ऑप्शन बी जवाब के रूप में रहेगा। 46वां प्रश्न है, कति उच्चारण स्थानानि। अब देखो यहां पर 5, 7, 9, 10, तो इसका मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हैं? सवर्ण संज्ञा वाला पूछने चाह रहे हैं। सवर्ण संज्ञा में तो कितने थे? 7, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हैं? 8। उच्चारण स्थानों को दो ही प्रकार से बांटा जा सकता है, सवर्णता के दृष्टिकोण से 7 उच्चारण स्थान और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान। इस प्रकार से 46वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी। 47वां प्रश्न है, पकारात पूर्व है अर्ध विसर्ग है भवती। पैसे पहले वाला अर्ध विसर्ग होता है। जिह्वा मूल्य है, अत्त है, अवदात्त है, उपदमानी है। पैसे पहले वाला अर्ध विसर्ग बताओ। अभी बताया मैंने, उपदमानीय। पै या फै से पहले वाला जो अर्ध विसर्ग होगा वो उपदमानीय होगा। 48वां प्रश्न है, डकारस्य उच्चारण स्थानम किम। ठीक है, तो वो डकार लेके मत देख लेना कि कहां से आ रहा है। डकार का मतलब यहां पर क्या है? ड वर्ण से है। ड टवर्क का है, ऋतु रसायना मूर्धा। ऑप्शन नंबर पहला। 48वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। 49वां प्रश्न है, बाह्य यत्न संति। बाह्य यत्नों की संख्या कितनी है? 11 है। सही है ना? लेकिन महाभाष्य में कितने माने गए? 8। उदात अनुदात स्वरित को वहां पर बाह्य यत्नों में स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है। ऐसे ही 50वां प्रश्न है, प्रत्येकम वर्णस्य आभ्यंतर यत्नाः भवन्ति। बताओ, प्रत्येक वर्ण के आभ्यंतर यत्न तो कोई एक ही होगा ना, बस ए के 2 थे। वैसे सामान्य तौर पर सभी वर्णों का एक एक है,
नंबर 1। बाह्य यत्न स्वरों के 3-3 और व्यंजनों के 4-4 और अयोगवाहों के भी 4-4। ठीक है, लेकिन प्रश्न किसका है? आभ्यंतर यत्न का। इसलिए 50वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन पहला। 51वां प्रश्न, यकारस्य बाह्य यत्नाः सन्ति। य के बाह्य यत्न कौन कौन से हैं? 12 अघोर विश्वास में नहीं है, इसका मतलब घोषणा, घोष, संवार, घोष, संवार, नाद। लेकिन यह तो अल्पप्राण है कि महाप्राण? तो घोष, संवार, नाद, अल्पप्राण। यह महाप्राण नहीं था ना, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन सही है क्या? देखो 3 तो कॉमन थे, लेकिन महाप्राण अल्पप्राण का डिफरेंस हो गया। और इधर अघोष विवार श्वास, तो अघोष विवार श्वास था ही नहीं। और इसमें देखो विवार और नाद के साथ क्या जोड़ दिया? अघोष विवार के साथ नाद जोड़ दिया, जो कि संभव नहीं था कभी भी। इसलिए ऑप्शन डी जवाब के रूप में रहेगा। 52वां प्रश्न देखिए, ककारस्य बाह्य यत्नाः सन्ति। कै के बाह्य यत्न। कै कौन सा वर्ण है? पहला। पहला का मतलब 12 अघोर विश्वास। कौन कौन से आगे? अघोष, विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास। और कै वर्ण पहला वर्ण है, अल्पप्राण भी होगा। 52वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर पहला सबका सही होगा। चलिए 53 नंबर पे, संहिता नित्या न भवति अत्र। संधि कार्य कहां पर नित्य नहीं होता? वाक्य के प्रसंग में। संहितेक पदे नित्या, एक पद में नित्य। नित्या समासे, समास में नित्य। नित्या धातु उपसर्गयो, धातु उपसर्ग में भी नित्य। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में विवक्षा को ग्रहण करता है। 53वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन जवाब के रूप में रहेगा। ठीक है, 54 प्रश्न, सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम। सवर्ण संज्ञा का सूत्र कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम। 54वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी। ऐसे 55वें के अंदर पाणिनीय शिक्षानुसारेण यमः सन्ति। यम कितने हैं? चत्वारश्च यमः स्मृताः। वैसे तो यम वर्ण कितने हो सकते थे? 100 संभव थे, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में केवल कै, ख, ग, घ के उदाहरण पलिकनी, चखनतु, अग्नि, घ्नन्तु देख करके 4 ही यम वर्ण स्वीकार किए हैं। 55वां प्रश्न, प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? प्रत्याहार संज्ञा का सूत्र कौन सा है? आदिरंत्येन सहेता। जबकि माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? प्रत्याहारों का ज्ञान। तो प्रत्याहार सूत्र तो किसको कहेंगे? माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र। और प्रत्याहार संज्ञा मतलब प्रत्याहार की परिभाषा देने वाला सूत्र कौन सा हो गया? आदिरंत्येन सहिता। इसलिए 56वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी जवाब के रूप में रहेगा। आइए 57वें प्रश्न की ओर, उच्चारण स्थानम नास्ति। मूर्धा, जिह्वा, मूल, नासिका तो है, ललाट नाम का कोई भी उच्चारण स्थान नहीं है। और 58वां प्रश्न, सुट प्रत्याहारे प्रत्यया संति। सुट प्रत्याहार में कितने हैं? सु, औ, जस, अम, आउट, बस, नॉट सस। हाँ 5 तक रहेंगे, सु आउट तक रहेगा ना, तो इसमें कुल मिला के कितने हो गए? 5। 58वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर पहला 5 सुट प्रत्याहार में प्रत्ययों के। जबकि सुप में कितने थे? सुप में तो 21 थे। ऐसे तिंग में 18 और तंग में 9। आपको जो 4 प्रत्याहार है सुप वाले और तिंग वाले वो बताए थे। 59वां प्रश्न है, सिद्धांत कौमुद्याः लेखकः वर्तते। बताइए कौन है? भट्टोजी दीक्षितः है। 59वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर पहला। और 60वां प्रश्न है, कंठ तालु उच्चारण स्थानम वर्तते। अस्य या अनयोः, इसका या इन दो का? एत का, ऐत का, अदैतोः, अदैतोः। अब बताओ इसमें कौन सा सही है? तीसरा या चौथा? ठीक है, देखो इसमें अदैतो कहना तो ए और आई दोनों हैं, और ये कहना इसमें तो दोनों के दोनों क्या है? आई है ना, दोनों के दोनों ही। इसलिए यहां पर जवाब के रूप में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से ये संज्ञा प्रकरण के जो 60 प्रश्न थे उनको हमने रखा। अपना अपना स्कोर काउंट कर लीजिएगा, और यदि माइनस मार्किंग कर सको तो माइनस मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि
आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग, आरपीएससी के एग्जाम में माइनस मार्किंग, तो वहां तो उसके अकॉर्डिंग। धन्यवाद। कर लिया सबने? हाँ, अब बताओ 60 में से 60 किस किस के थे? कम लोगों के थे। चलो 59, 58, 57, 55, जब बीच में एक बच गया क्या? इसका मतलब मेरे गिनतियां भी नहीं आती हैं। चलो 50 से नीचे किस किस के थे? कोई बात, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है पहले बार टेस्ट दे रहे हो तो। 50 से नीचे वाले जो भी है, इसका मतलब उन्होंने तो संज्ञा प्रकरण पूरा पढ़ा नहीं है, वही रीजन है। अब जैसे मैंने बताया था आपको, आगामी सप्ताह में आपको सूचना दे दी जाएगी जिन जिन का संज्ञा प्रकरण छूटा हुआ है। सुन लीजिएगा, जिस भी विद्यार्थी का संज्ञा प्रकरण छूटा हुआ है या फिर जिस भी विद्यार्थी को कम समझ में आया, हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो पहली बार पढ़ा हो, तो उसको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आई हो, तो वो भी उस क्लास में बैठ जाना। इसी क्लास के जस्ट बाद, मतलब जो अपनी क्लास रेगुलर चलती है 10 बजे के आसपास तक है, 10 बजे के आसपास तक जो क्लास चलेगी, उसके जस्ट बाद में संज्ञा प्रकरण पूरा का पूरा दोबारा से होगा। जिसको भी बैठने की इच्छा हो बैठ सकते हैं, लेकिन यह है कि जो बैठने के बाद कोई बीच में मत जाना। यह कि जैसे मान लो कि 10 से 11 तो बैठ लिया, चलो अब क्या पढ़ना है, चलते हैं। एक बार क्लास स्टार्ट होने के बाद फिर क्लास को क्लास के तरीके से रखेंगे। तो यदि आपको लगता है कि एक क्लास छूट गई या क्लास पढ़ना है, तो पूरी क्लास वो लेंगे। उसकी सूचना मैं आपको बता दूंगा, 2-3 दिन पहले ही सूचित कर दूंगा। आगामी सप्ताह के अंदर से हम ये प्लान कर रहे हैं, इससे संज्ञा प्रकरण का मैटर भी हो जाएगा। ये संज्ञा प्रकरण का विषय आज हमने संपूर्ण किया। एक तरह से देखा जाए, शब्दरूप धातुरूप वाला प्रकरण था ना, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं लिया, एक तरह से हमने बेसिक चीज के लिए ही आगे रखा है। अब कल से हम हमारा संधि का चैप्टर प्रारंभ करेंगे। कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। कौन सा? संधि का। कल आपकी छुट्टी नहीं है, कल आपकी छुट्टी नहीं है। छुट्टी होगी तो मैं पहले ही ढोल बजा के कह दूंगा। कल आपको यथावत समय के ऊपर आना है और संधि का जो टॉपिक है उसको हम प्रारंभ करेंगे। संधि का टॉपिक आप ये इतना समझ लीजिएगा, पिछले सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स के ट्रेंड को देखें, वैसे तो बंटवारे में तो 9 बाटे आ रहे थे उनके प्रश्न, लेकिन 18-20 तक भी प्रश्न पूछे गए संधि के टॉपिक। 150 में से 18 से लेकर के 20 प्रश्न, मतलब एक टॉपिक से 18 से 20 प्रश्न पूछे गए हैं। और कभी 7 प्रश्न, कभी 9 प्रश्न, कभी 15 प्रश्न, कभी 18 तक प्रश्न पूछे गए। सीधी बात यह है, 5-7 प्रश्नों से लेकर के 18 तक प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए बड़े टॉपिक है ये। कौन कौन से? संज्ञा तो है ही है, संधि, कारक, समास, प्रत्यय, ये 5 ही टॉपिक बड़े हैं। और ये मान लीजिएगा 5 टॉपिक से व्याकरण के लगभग एवरेज 15-15 प्रश्न मान लीजिएगा, 15-5 75 प्रश्न तो व्याकरण के यहीं से रहेंगे। तो ये बड़े टॉपिक है, 5 टॉपिक, इनको पूरा विस्तार से हम देख रहे हैं। जितने उदाहरण मैक्सिमम नए नए प्रकार के उदाहरण है उनको भी हम रखेंगे। तो लगभग ये मान लीजिएगा 14-15 क्लासेज कम से कम होंगी, जो कि हमारी संधि की क्लासेज रहेंगी। ठीक है, संधि के साथ साथ जिनका संज्ञा प्रकरण छूटा हुआ है वो संज्ञा प्रकरण भी कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास कारक और अनुवाद का चैप्टर आएगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, 15 दिन से भी ज्यादा रहेगा। और वो सबसे महत्वपूर्ण है सीखने के दृष्टिकोण से, उसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा रहेगा। संधि वाला जो टेस्ट वाला जो प्रोसेस मैं बता रहा था आपको, टॉपिक वाइज वाला टेस्ट, आप सभी ने फॉर्म जमा करा दिया है? सभी ने, सबका जमा है? यदि जमा नहीं है तो करवा दीजिएगा आज भी, क्योंकि कल मैं एक बैच बनाऊंगा ऐप के अंदर, क्योंकि वो फ्री वाले टेस्ट सबके लिए नहीं होंगे, वो केवल आपके लिए या जो पेड स्टूडेंट उनके लिए होंगे। तो वो आपने सभी ने ऐप नंबर लिख दिया होगा, कल सभी को एक बैच बना दिया जाएगा ऐप के ऊपर, आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा सभी को। और वहीं पर ग्रेड 1, 2 ऑफलाइन बैच, वो इस नाम से बैच मिल जाएगा और उसके अंदर सब ऐड हो जाएंगे। सारे टेस्ट जो परमानेंट रहेंगे वहां पर, आप जब चाहो जितनी बार चाहो अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट्स उसके रहेंगे, वो परमानेंट हो जाएगा। जैसे एक टेस्ट चला वो एग्जाम तक आपका चलता रहेगा। फिर जितनी भी बार आप, एक बार आज दे लिया, 5 दिन बाद में बस में बैठे थे और कोई काम नहीं है, वैसे तो बस में बैठने के बाद ऐसे कोई काम करते नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे काम कर लें कि मेरे को चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारे टेस्ट दे लेते हैं वापस।
अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाने सुनना पसंद करोगे या फिर टेस्ट देना पसंद करोगे। जो सामने वाला एक्टर कौन सा अच्छा लग रहा है, वो वाला एक्टर अच्छा लग रहा है कि ये वाला एक्टर, तो ज्यादा काम कौन आएगा ये भी देख लेना। ज्यादा काम आए वो चीज करना। उसमें जैसे सर्दी का मौसम है, रजाई में पड़े पड़े, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बाहर आते सर्दी लग रही है, तो मोबाइल अंदर लो और अंदर आपका टेस्ट दे लीजिएगा। घर वालों को लगेगा कि मोबाइल को छेड़छाड़ कर रहा है, जबकि आप आपकी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, वो बात अलग है कि घर वाले देखे जब तो देखो पेपर दे रहा हूं और पीछे यूट्यूब चल रहा हो। तो ऐसे मत करना, चीटिंग। एक चीज ध्यान रखना जीवन में, जो दुनिया को धोखा देना मनुष्य की फितरत है। हर कोई मनुष्य किसी ना किसी को धोखा दे रहा होता है, और वो क्योंकि सब कोई भी निजी नहीं है अपना, सब कहीं ना किसी पक्ष में एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुनिया में स्वयं के प्रति ईमानदार है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार है। खुद को धोखा मत देना। बस खुद को धोखा देने का मतलब क्या हुआ, आप काम जो कर रहे हो ना, वो काम अवश्य तौर पर करना, वो काम आपका प्राइमरी होना चाहिए। खुद के प्रति ईमानदारी सबसे बड़ी ईमानदारी है। जो खुद के प्रति ईमानदार हो गया वो कभी भी जीवन में चोट नहीं खाएगा। खुद के प्रति ईमानदार रहोगे तो अवश्य तौर पर रिजल्ट मिलेगा। और ये मैं तो ये बार बार आपसे कहता हूं ना, ये इसलिए कहता हूं कि 6 महीने की कहानी है ये पूरी तपस्या। 6 महीने की तपस्या है। 6 महीने के बाद जीवन बिल्कुल सुलभ हो जाएगा यदि आप मैंने मेहनत कर लोगे तो, पूरा का पूरा जीवन। अन्यथा जीवन सुलभ शौचालय बन जाएगा। ठीक है, हर कोई आएगा, आपको 2-4 बात सुना जाएगा, यह भी पक्का है। सिलेक्शन हो गया ना, दुनिया को केवल सिलेक्शन चाहिए। यह नहीं कि आपके कितनी मेरिट आई, कितने परसेंटेज गए, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आपके माइनस में, अब तो अगर माइनस वाले नहीं बनेंगे वो बात अलग है, चाहे आपके 40% आकर के आप सेलेक्ट हुए ना, तो भी आप मास्टर कहलाएंगे, और 90% पे सेलेक्ट हुआ तो भी मास्टर कहलाएंगे। लेकिन दुनिया को केवल रिजल्ट से मतलब है, आपके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज का मतलब 10वीं 12वीं बीए तक था, अब सिलेक्शन से मतलब है। और सिलेक्शन का मतलब यह नहीं कि आप कोई पहले से, कई लोग कहते हैं कि अब की बार कट ऑफ कितनी जाएगी बताओ, फर्स्ट ग्रेड की कितनी जाएगी। तो ये तो वही बात हो गई कि मैं कितनी तेज दौड़ूं कि पहली रैंक आ जाए, कितनी तेज दौड़ूं कि पहली रैंक आ जाए। ये थोड़ी जरूरी है। पहली रैंक आने के लिए हो सकता है कि आपको कम दौड़ना पड़े क्योंकि आपका कंपटीटर कमजोर हो, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे धावक हैं और लेकिन फिर भी आपकी पहली रैंक नहीं आई क्योंकि आपका कंपटीटर आपसे तेज था। तो प्रतियोगी परीक्षा है ये। प्रतियोगी परीक्षा में यह विशिष्टता होती है। प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी यह मान लीजिएगा, अपनी विद्वत्ता या अपने ज्ञान के बजाय आप औरों के कंपैरेटिव कितने आगे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुद का तो है ही है, लेकिन आप पड़ोसी से कितना आगे हैं। क्योंकि जैसे मान लो ये मान लीजिएगा कि सेकंड ग्रेड के अंदर संस्कृत वाले लगभग 50 से 60 हजार एग्जाम देंगे। अब एग्जाम सब देंगे, उनमें से लगभग 10 से 15 हजार के आसपास ही तैयारी करते हैं एक्चुअल तैयारी। तो कंपटीशन तो 10 से 15 हजार के बीच में ही है, 10 से 15 हजार के बीच में ही है। अब उनमें से 1500 सीट आई तो आप में से टॉप 1500 जो होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि 8500 के कम थे, वो भी हो सकता है कि उनके भी अच्छे मार्क्स हों, लेकिन उनसे जो बेहतर होगा वो आएगा। आप में ये आपका कंपटीशन है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं कि आपको 40% ले आए या 50% ले आए तो मैं मास्टर बन जाऊंगा, नहीं। ये कोई योग्यता वाली परीक्षा नहीं है, ये कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा है। इसमें जो बेहतर करेगा, अब कट ऑफ हो सकता है कि पेपर टफ आ जाए तो 60% पे भी आ जाए, और पेपर इजी आ जाए तो 90% पहुंच जाए। तो पहले से कोई ऐसा सेट टारगेट मत रखो कि मेरे को तो इतना ही करना है, मेरे को इतना ही करना, यह नहीं है। मेरे को सबसे बेस्ट देना है और औरों से बेस्ट देना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और वहां पर एग्जाम में जो 2.5 घंटे या 3 घंटे का पेपर होता है, उस दौरान आपको परफॉर्मेंस देनी होती है। 6 महीने की तैयारी, साल भर की तैयारी, जीवन भर की तैयारी, उसको लेकर के। तो वो भी मेंटलिटी आप रख लीजिएगा। एग्जाम को भी यही, इसलिए जो टेस्ट करवाएंगे इसका उद्देश्य भी यही है कि आप एक तो बैठने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। जैसे आप में से कई लोगों ने कहा होगा कि आधे घंटे में कर लिया होगा इसको, या 20 मिनट में कर लिया होगा, और फिर बाहर घूम रहे होंगे। तो यह भी एक एग्जाम का कोई पेपर ऐसा देना जिसको आप हल तो 2.5 घंटे की जगह 1 घंटे में कर दो, और बच गया कितना, 1.5 घंटा। वो 1.5 घंटा भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये मत समझना कि 1.5 घंटा फालतू दिया,
वो 1.5 घंटा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप में से कई 1.5 घंटे के अंदर कई प्रश्नों को क्रॉस कर लेंगे। क्या करेंगे, अगर ये इसमें तो इसकी बजाय ये करता हूं, ये ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, तो वो 1.5 घंटे के अंदर बिगाड़ने का काम भी तो करेंगे, वो भी तो उसमें है। इसलिए आप मैक्सिमम 2.5 घंटे का उपयोग करो। आपके एग्जाम के अनुसार 2.5 घंटे का, आपने क्रिकेट का खेल देखा होगा, मैक्सिमम कोई भी टीम होती है, आपने देखा होगा पूरे ओवर खेलने की कोशिश करती है। लास्ट में वो आउट भी हो रहे हो ना, तो भी उनकी कोशिश ये रहती है कि पूरे के पूरे 50 ओवर खेलें। उनको पता ही थी 50 ओवर यदि हम खड़े रहे तो रन तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे, कहीं ना कहीं तो रन मिलेंगे। 50 ओवर के अंदर सारी की सारी गेंद एक जैसी नहीं आ सकती, फास्ट गेंद नहीं आएंगी, कुछ न कुछ गेंद तो ऐसी भी आएंगी जो गलती करेगा बॉलर, उन बॉल के ऊपर आपको अच्छा रन बनाना है। ठीक उसी प्रकार से 150 के 150 प्रश्न एक जैसे नहीं होते। कई लोग तो पहले दूसरे प्रश्न को देख करके ही बोल्ड हो जाते हैं, अगर ये लो ये पेपर तो गायब हो गया अपने हाथ से, ये वैकेंसी तो गई। तो पेपर में कई बार अब क्या है कि पहले तो अलग ट्रेंड था, पहले तो संज्ञा प्रकरण से स्टार्ट करते थे पेपर 2014 तक भी, फिर बाद में मिक्सिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि वो टीपने लग गए अगल बगल वाले, तो उन्होंने मिक्सिंग कर दी, एक के कौन सा पहला प्रश्न, दूसरे के कौन सा पहला प्रश्न। बीच में ऑप्शंस की भी मिक्सिंग स्टार्ट की थी कि एक प्रश्न मेरा पहला नंबर है और दूसरे के 10वां नंबर है, और उसमें भी ऑप्शन चारों अलग अलग कर दिए, किसी के ए, किसी के बी, किसी के सी, उल्टा पुल्टा। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हुई, तब वर्तमान में केवल प्रश्नों की मिक्सिंग करते हैं वो। तो उसमें क्या होता है कि पहले प्रश्न जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, पहले प्रश्न साइकोलॉजी आ गए, तो साइकोलॉजी का देखते एक बार घबरा गए कि ये क्या आ गया, और कई लोग गलती करते हैं कि वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पेपर को हल वहां से स्टार्ट करो, कोई जरूरी नहीं पहले क्वेश्चन से करो, कोई भी आपको ये नहीं कहता कि पहले प्रश्न से करो। आपको लगता है कि मेरे को संज्ञा संधि कारक समास अच्छे आते हैं, तो पेपर में उस जगह से स्टार्ट करो जहां से संज्ञा संधि वाले हैं, बाद में आ जाएंगे रिवाइज करते हुए। क्योंकि पहले ही यदि आपने पहला प्रश्न ऐसे आगे, जो पहला प्रश्न आया कोई सुक्ति का और आपको याद नहीं था, और पहले प्रश्न में आप कंफ्यूज हो गए, आप कहे कि ये तो पहला ही प्रश्न मेरे को नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ। फिर कोई बात नहीं, बाद में देखना, मतलब जहां से आपको आते हो वहां से हल करना स्टार्ट करो, और जितने आते हो हल करते जाओ। बाद में लास्ट में 30-40 प्रश्न जो आते हैं, 30-40 प्रश्न या तो कम संदेहास्पद होते हैं, जिसकी तैयारी अच्छी होती है, जिसकी तैयारी कमजोर होती है वो उनमें ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो वो जो 40-50 प्रश्न है लगभग लास्ट के जो बच गए 50 प्रश्न, वो ही पूरा गेम डिसाइड करते हैं। उन 50 प्रश्नों में आपको 1.5 घंटा देना है, 100 प्रश्नों में तो 1 घंटा लग गया, और बाकी जो 50 बच गए ना उनमें 1.5 घंटा देना है। यह नहीं कि आप पहले से मैनेज करके जाओगे 2.5 घंटे का है, 2.5 घंटे में 60 + 60 + 30 कितने मिनट हो गए, 150 प्रश्न कितने, 150 बटा 150, प्रत्येक प्रश्न का 1 मिनट हुआ। तो पहला प्रश्न आया, बताइए स्वर कितने हैं, आपने देखा कि 9, ठीक है, घड़ी लगा के बैठ गए, 1 मिनट पूरा होने दो अभी। इसके बाद दूसरे मिनट के अंदर हम दूसरा प्रश्न करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने क्या कहा था, पूरे 2.5 घंटे भी तो उपयोग में लेना है, ऐसा मत करना। वो आने वाले 100 प्रश्न तो आपको 1 घंटे में हो जाएंगे, और वो 50 प्रश्न है ना, वो 50 प्रश्न पूरे के पूरे 1.5 घंटे के लिए करने हैं। फिर वो अब उसमें फिर आपकी टाइमिंग दो, फिर 50 में से भी पहले राउंड में हो सकता है कि आप 25-30 कर दो, फिर बच गए 25, वो उनके लिए और भी टाइम बच जाएगा। लास्ट में हो सकता है कि 2-4 प्रश्न ऐसे बचे जिनके लिए आपके पास 10 मिनट या 15 मिनट बच जाए, तो उन 2-4 प्रश्नों के लिए 10-15 मिनट को भी काम लो। फिर आप ये लॉजिक लगाओ कि यदि मैं पेपर सेटर होता, देखो जो विद्यार्थी, एक ये ध्यान रख लेना, जिस दिन आपका माइंड पेपर सेटर के माइंड की तरह काम करने लग गया, विद्यार्थी की तरह नहीं, पेपर सेटर के माइंड से आपका दिमाग काम करने लग गया, उस दिन समझ जाना कि कोई भी कंपटीशन आपके लिए कठिन नहीं है। आप पेपर को लेकर के बैठे, आपको लगा कि 4 प्रश्न बच गए जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, आपने देखा कि 4 में से एक संज्ञा प्रकरण का है, 4 में से एक संज्ञा प्रकरण का था। फिर आपने संज्ञा प्रकरण के प्रश्नों को एक बार देख लिया, यदि लास्ट में समय बच रहा है तो, कि ये टॉपिक तो पूछ लिया, हमारे पाठ्यक्रम में ये टॉपिक ही बचा हुआ था, तो इसका मतलब ये प्रश्न वहां पर संभावित है, ये प्रश्न वहां पर संभावित है। या विकल्पों को देख करके आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि पूछना क्या चाहते हैं। पेपर सेटर के माइंड से यदि सोचोगे ना, तो ऐसे प्रश्नों का समाधान आराम से हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य 2.5 घंटे की पूरी मेहनत भी करनी चाहिए। ये नहीं कि जल्दी से गए, चलो कोई बात नहीं कर करो के फ्री, और फिर ओमार सीट भर करके बैठ गए, फिर अड़ोसी को देख रहे हो, पड़ोसी को देख रहे हो, फिर उनको बता रहे हो, ये होता है, और वो समय बेकार है। फिर कई लोगों की टेंडेंसी होती है वो 2.5 घंटे पूरा
पूरे 50 ओवर का गेम जैसे खेलना होता है ना, कई बार होता है ना टीम हार गई, आपने देखा होगा कि लास्ट में जैसे मान लो ऐसी स्थिति आ गई 5 ओवर में 200 रन चाहिए, 5 ओवर में 200 रन चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टीम भग जाती है, छोड़ो अब तो मैच खत्म हो गया, गांव में होता है ना कि अब तो जीत नहीं सकते, छोड़ो गेम खत्म, वो मत करना। वो यद्यपि 5 ओवर में हमें 200 रन चाहिए, लेकिन फिर भी वो पांचों के 5 ओवर खेले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको भी करना है। चाहे आपको लगे ना कि मेरे को तो 50 प्रश्न गलत हो गए, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको पूरा का पूरा टाइम देना है, जितना भी हो सके ना मैक्सिमम पूरा का पूरा टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। जो ये चीज अभी से टेंडेंसी में ले लेगा ना, जैसे 1 घंटे का पेपर दिया तो 1 घंटे का सदुपयोग करना सीखो। हो सकता है कि आपके अभी 2 गलत हुए, यदि आप विचार करते तो 2 में से 1 सही हो सकता था। अभी भी आज के टेस्ट में भी जिन जिन के 2 गलत, किसी के 3 गलत, किसी के 4 गलत, अब आप खुद को पता है कौन से गलत हुए हैं, ठीक है, तो वो जो गलत हुए हैं ना, उन गलत के ऊपर विचार करते तो मुझे पक्की उम्मीद थी कि अब गलत नहीं होता आपका, या 1 कम हो जाता या 2 कम हो जाते। लेकिन अब ये पहला टेस्ट था, इसलिए आपको मैंने ये बात बताई है। आगे से भी आपको ध्यान रखना है कि जितना कोशिश हो सके ना, वही बुद्धि लेकर के चलो कि मेरे को तो फाइनल एग्जाम दे रहा हूं मैं तो ये अभी से, क्योंकि ये मानवीय व्यवहार है, मानवीय व्यवहार एक दिन में सिखाया नहीं जाता। एग्जाम से पहले दिन मैं आपको ज्ञान दूं ना कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, वो काम नहीं आएगा। अभी से आपका अभ्यास हो जाएगा, अभी से आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो एग्जाम तक आप उसके आदी हो जाएंगे, उसके अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर आप वहां पर भी उसी प्रकार से चलेंगे, ओरिजिनली, नेचुरली। तो वो चीज ज्यादा जरूरी है। इसलिए अभी से, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई कंपटीशन होगा भारतवर्ष का जो मैंने नहीं दिया हो और जो मैंने पास नहीं किया हो। इवन रेलवे, बैंक, एसएससी, रोडवेज, पटवारी, ग्राम सेवक, ये आरएस, आईएएस, सब कुछ, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है यूपीएससी का या फिर आरपीएससी का या फिर और बोर्ड के जितने भी हैं जो मैंने नहीं दिए हूं। और उनके सार के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं आपको, हर तरह के हिंदी मीडियम के भी, इंग्लिश मीडियम के भी, सब प्रकार के जितने भी टेस्ट हुए हैं सबका देने का एक्सपीरियंस मेरे को है। तो वो उस आधार पे मैं ये बातें कह रहा हूं आपको, जो निचोड़ है उस निचोड़ की बातें, जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीज अभी से ध्यान रखो, अभी से अभ्यास में डाल लीजिएगा। पेपर पर पूरी वर्किंग, यद्यपि आपको कहा जाएगा कि पेपर पर कुछ लिखना नहीं है, यह भी कहा जाएगा, लेकिन पेपर रंग जाना चाहिए। रफ के लिए अलग से वर्क आता है, जिसका पेपर जितना रंगा हुआ होगा इसका मतलब उसने उतनी मेहनत की है। क्रॉस सिस्टम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर एक पुलिस वाले की बुद्धि होनी चाहिए आप में। आपको यह लगाना था कि चोर कौन है, और आपके पास 4 विकल्प थे, आपने 4 आदमियों को पकड़ के लेके आए, लेकिन चोर तो एक ही है, कोई 4 पकड़ लाए आप, अब चारों को उगलवा रहे हो, आप चारों को डंडे मार रहे हो, जो भी कर रहे हो, और आप एक एक को चारों में से, और चारों में से यह करते हुए कि ये तो आपने इसको पीटा, खूब मारा पीटा, और इसने बताया कि मैं तो था ही नहीं वहां पर, मैं तो वहां गया हुआ था, मैं तो फला जगह गया हुआ था। आपने जो भी चेक किया, इसके बाद आपको पता लगा कि ये तो चोर नहीं हो सकता, तो फिर आपने क्रॉस किया, पहले उसको चेक करो। ऐसे चारों को चेक करेंगे तब जाकर के आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, शायद यही चोर होगा। यही तरीका है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब सीधे तौर पर प्रश्न को चुनना आंसर नहीं होता। सीधे तौर पर ये आपने कहा ना कि इसमें कौन सा है, ये लो, ठीक है। अब इस प्रश्न की जगह सुनिए, यदि मैं वर्तते की जगह एक और जोड़ देता, न वर्तते, इसी प्रश्न के अंदर न वर्तते, और आप यदि जल्दबाजी में पढ़ लेते ना कंठ तालु किसका होता है, तो आप कर देते ऑप्शन सी। और अब मैंने प्रश्न कर दिया कि कंठ तालु उच्चारण स्थानम न वर्तते, अब बताओ जवाब क्या होगा। चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ए का भी होता है, आई का भी होता है, ए आई का भी होता है, आई आई इनका भी होता है। यहां पर यदि और कोई विकल्प होता दूसरा तो वो जवाब हो जाता। तो न वर्तते, अस्ति नास्ति, संस्कृत में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है ना, अस्ति नास्ति को लेकर के होती है और नहीं है, अस्ति नास्ति, बस। उसके लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर क्रॉस सिस्टम लेकर के चलना है। मतलब कौन सा जवाब है, इसको जानने से पहले आपको कौन सा जवाब नहीं है इसको क्रॉस करना होगा। नहीं वाले को क्रॉस करते चलो, पेपर रंगा हुआ होना चाहिए,
तब जाकर के आपको जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर जो सफलता चाहिए वो पूरी तरह से मिल पाएगी, और जो मैं चाहता हूं, जो मैं करना चाह रहा हूं, वो आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा। तो ये जरूर आप ध्यान रखें। ये जो सारी जो प्रक्रिया बताई